अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे युद्ध के बावजूद ईरानी शासन ने सड़कों पर विरोध करने के लिए उतरे हजारों लोगों के खिलाफ घातक तरीकों से जवाब दिया है। फिर भी बहादुर महिलाएं सार्वजनिक रूप से महिलाओं और लड़कियों के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य करने वाले कानून की अवहेलना करती रहती हैं। अब इस अनिवार्य कानून को कैसे लागू किया जाए और किया भी जाए या नहीं, इस पर एक सांस्कृतिक विभाजन रेखा फिर से उभर आई है। हाल के हफ्तों में कट्टरपंथी मौलवियों और राजनेताओं ने सार्वजनिक नग्नता कहे जाने वाले मामलों पर सख्ती से कार्रवाई करने की मांग बढ़ा दी है और पिछले महीने तेहरान में कई रेस्तरां को अनिवार्य हिजाब नीति लागू न करने के कारण बंद कर दिया गया था। साथ ही अभियोजक कार्यालय ने भी कैफे, रेस्तरां और ऐसे दुकानों पर जो असामान्य और अनुचित माने जाने वाले कपड़े बेचते हैं, अशोभनीयता संबंधी उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रही हैं ईरानी मानवाधिकार और महिला अधिकार कार्यकर्ता लिली मॉ। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। एमिली, मुझे बुलाने के लिए आप इस समय इजराइल में क्यों हैं? मैं एक पर्शियन सायोनिस्ट हूँ और मैं यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ लड़ रही हूँ 7 अक्टूबर के बाद से ही, और ये मेरी इजराइल की 5वीं यात्रा है। मैं यहाँ एक प्रतिनिधि मंडल के साथ आई हूँ। असल में मेरा प्रतिनिधि मंडल तो जा चुका है, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ और अपना काम जारी रखे हुए हूँ। मैं साइरस फंड के तहत ऑफ टॉप नामक एक टीम का हिस्सा हूँ और हम प्रवासी समुदाय के लिए एक सुरक्षित बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के अंदर रहने वाले ईरानी लोगों और प्रवासी ईरानियों के लिए। वे सदस्य जो शासन के खिलाफ सक्रिय हैं और इस शासन को गिराना चाहते हैं, उनसे जुड़े रहने के लिए, उन्हें शासन को गिराने में मदद करने के रास्ते खोजने के लिए, क्योंकि ये परिवर्तन हो रहा है। तो बताइए, क्या आपको हिजाब पहनना पड़ता था? आप किशोरी के रूप में वहां से निकली थीं, तो ये अनुभव कैसा था एक ऐसी लड़की के लिए जिसे इसे जीना पड़ा? तो ईरान में जैसे ही आप एक वयस्क लड़की जैसी दिखने लगती हैं, आपको हिजाब पहनना शुरू करना पड़ता है। अब मैं जब से साल की थी, मेरी लंबाई तब से यही है। वाह! हमें ये भी जानना चाहिए कि जैसे ही कोई लड़की स्कूल जाती है, उसे हिजाब वाली यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। सिर से पैर तक ढकी हुई, सिर्फ चेहरा दिखता है, शायद थोड़े से बाल भी। मैं तो कई बार प्रिंसिपल के ऑफिस गई हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे बाल प्राकृतिक रूप से लाल हैं। वाह! हाँ, तो आप जो जानती हैं और आपके परिवार या दोस्तों में जो भी अभी वहां हैं, उनके हिसाब से वहां क्या हो रहा है? स्पष्ट रूप से जब वसंत में सब कुछ भर गया था, हमें पता है कि इंटरनेट बंद कर दिया गया था। हजार लोग सड़कों पर उतर आए थे, लोग मारे गए थे, लोगों को फांसी दी गई थी। लेकिन क्या अभी भी वो क्रांतिकारी भावना अंदर मौजूद है, जबकि हर कोई अभी डर के माहौल में जी रहा है? डर तो निश्चित रूप से ईरानी लोगों के लिए आसन है। हालांकि यहाँ एक द्वंद्व भी है जहाँ डर को भी छोड़ दिया गया है। जब लोग खाली हाथ गोलियों की ओर बढ़ते हैं, तो डर को लगातार छोड़ दिया जाता है। ये डर को छोड़ने की एक पूर्ण परिभाषा है। एक ऐसे राज्य में जहां शासन का काम सिर्फ दमन करना है, ईरान के पुरुषों और महिलाओं के लिए अब सिर पर दुपट्टा होना या ना होना वास्तव में प्राथमिकता नहीं रह गई है। पुरुष महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं, वे दबाव नहीं डालते, बल्कि उन्हें जितना चाहें उतना स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि ये शासन उन पुरुषों और महिलाओं को मारने पर अड़ा हुआ है जो स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो अगर कोई रेस्टोरेंट मालिक अपने ग्राहकों को अपनी मर्जी से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो उसे भी उतनी ही सजा मिलेगी। लेकिन इसमें सजा कैसी होती है? उन लोगों में क्या फर्क है जिन्हें सिर्फ फांसी दी जाती है या मार दिया जाता है, बनाम जिन्हें जुर्माना लगाया जाता है या जेल में डाल दिया जाता है? महसा अमीनी को सिर्फ अपने बालों के लिए मार दिया गया था। नीका शाकामी को सिर पर दुपट्टा रखने के लिए मार दिया गया था। इस समय ईरानी महिलाओं के बाल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हैं। 7, 8 और 9 जनवरी को नरसंहार हुए थे, तो हम उस हकीकत को जानते हैं जहां हजारों शव अभी भी रखे हुए थे, जहां बाल मुड़वाए गए थे। महिलाएं इस पूरे नरसंहार का हिस्सा थी और महिलाओं के शरीर के अंग, यहां तक कि उनकी गर्भाशय भी निकाल दिए गए थे। वाह! इस शासन की बर्बरता। तो अब हिजाब पहनना या उतारना ईरानी लोगों के लिए असल में कोई प्राथमिकता नहीं रह गई है। और सच कहूं तो एक ईरानी के तौर पर जो इतने सालों से इस शासन के खिलाफ लड़ रही है, महसा अमीनी की हत्या से शुरू होकर शेर और सूरज क्रांति आज भी पूरी तरह जिंदा है। और ऐसे लेख जो महिलाओं के बालों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उन्होंने ईरान में चल रही क्रांति की सच्चाई को कमतर दिखाने की बहुत कोशिश की है। तो क्या आप इस नजरिए से देख रही हैं कि इसका आखिरी मकसद क्या है? युद्ध, शांति, क्रांति,
जो लोग सड़कों पर नहीं उतरे, उनके बीच भी क्या ऐसा कुछ संभव है? और अगर ऐसा है तो क्या हम इसे अपनी जिंदगी में देख पाएंगे? तो ईरानी लोग इस समय युवराज रेजा पहलवी के अगले आह्वान की मांग कर रहे हैं। जैसा कि हमने सोशल मीडिया पर कई प्लेटफॉर्म्स पर एक बड़ा ट्रेंड देखा है, जहां लाखों ईरानी एक बयान के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं, जिस पर एक विपक्षी कलाकार हमीद फरहाद ने हस्ताक्षर किए हैं। मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में यहाँ उनके बारे में बात की थी, उनके एक और गाने के बारे में जो उन्होंने किया था और जो क्रांति की भाषा को आकार दे रहा है। वे कहते हैं, हम बतान यारे माँ पहलवी शाह शहमा, जिसका मतलब है मेरे देशवासी मेरे साथ हैं, वे मेरे हमवतन हैं और पहलवी मेरे राजा हैं। तो वे अगली पुकार के लिए लोगों को सड़कों पर आने के लिए बुला रहे हैं। वे क्यों? लाखों की संख्या में 13 मिलियन से भी अधिक ईरान के 400 से ज्यादा शहरों में सड़कों पर आए और पहलवी की वापसी की मांग की। उन्होंने कहा, इन्ना आखिरी नंबर दे पहलवी बार मी में गा दे, जिसका मतलब है कि ये आखिरी लड़ाई है, पहलवी घर लौटेंगे। इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ युद्ध और सैन्य कार्रवाई के ये दिन ईरानी लोगों के लिए उम्मीद और निराशा की एक सच्ची हकीकत रहे हैं। हम पहले देश हैं और गिने चुने देशों में से एक हैं जो अपने विदेशी सहयोगियों से अपने ही वतन पर बम गिराने की मांग कर रहे हैं। क्या समाज में ये निराशा है कि आप जानते हैं राष्ट्रपति ट्रंप की शुरुआत में कहा गया था कि मदद आ रही है, चिंता मत करो, मदद रास्ते में है। क्या लोगों को लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें छोड़ दिया है? ईरानी लोगों ने ये समझ लिया है कि टेलीविजन पर कूटनीति जमीन पर हकीकत से बहुत अलग होती है, इसलिए वे अब भी आशावान हैं और अभी भी उन्हें अंकल जॉनी कहकर बुला रहे हैं। वे अभी भी उन्हें अंकल डॉनी कहकर बुला रहे हैं। और ईरान के आम नागरिकों के बीच इजराइल को लेकर आम ईरानी नागरिकों की क्या राय है? बीबी जून अभी भी बीबी जून ही है, मतलब मेरी प्यारी बीबी। उनके नाम पर सड़कों का नाम रखा जा रहा है। वे उम्मीद कर रहे हैं, अच्छा, हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि केवल 2 विश्व नेताओं ने उस आयतुल्ला के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया जिसने 1 लाख से अधिक ईरानी लोगों की हत्या की और अभी भी गिनती जारी है। उस नरसंहार की जो गवाही मैंने सुनी है वे हॉलोकॉस्ट जैसी हैं और दुनिया को इसके बारे में जानना चाहिए और ये उजागर होने वाला है। वाह, आप बहुत बहादुर हैं और धन्यवाद। कृपया इजराइल में और रुकिए, आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि मैं आपके समय की सराहना करती हूँ एमिली। मुझे फिर से धन्यवाद, आपसे मिलकर वाकई बुलाने बहुत के लिए अच्छा बहुत लगा। बहुत धन्यवाद।